प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई एकांकी पर बात करेंगे। मकड़ी का जाला एक सामाजिक एकांकी है और जगदीश चंद्र माथुर ने इस सामाजिक के साथ साथ मैं कहूँ कि ये मनोवैज्ञानिक एकांकी भी है। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इस एकांकी में ये दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक युद्ध का रूप बताया कि जीवन रूपी इस युद्ध में स्वयं को यदि विजेता बनाना है तो मनुष्य को बहुत सारी अपनी वे बातें, वे चाहत जो उसे रात दिन वो कार्य करने को प्रेरित करती हैं, उन्हें छोड़ना पड़ सकता है, उनका दमन करना पड़ता है। इस एकांकी में ज़्यादा पात्रों की भीड़ नहीं है। कुल 5 ही पात्र काम में लिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। भोलानाथ, चंद्रभान, कलर्क, एक छाया मूर्ति दिखाई है और एक नेपथ्य से यानी अदृश्य कोई आवाज़ आती है। ये 5 पात्रों में इस पूरी कथानक को इन्होंने समेटा है। मुख्य रूप से भोलानाथ और चंद्रभान, ये 2 इसके मुख्य पात्र हैं। और भोलानाथ को यदि हम देखें तो भोलानाथ को इस एकांकी का प्रमुख पात्र भी हम कह सकते हैं, जो एक स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके पास एक चंद्रभान नाम का लड़का आता है, युवक आता है, जो नौकरी चाहता है। और उसके बाद में भोलानाथ उसको, जो उनकी कानपुर में एजेंसी चल रही है, उसके अंदर सहायक मैनेजर के रूप में नियुक्ति दे देता है। साथ ही भोलानाथ अपनी शर्तें चंद्रभान को समझाता है कि भैया, वो एक सांकेतिक भाषा में कहता है कि यदि आपको रंगीन चश्मा पहनने की आदत है तो उसे उठाकर अलग रख दो और कोशिश करो कि खुली धूप में और नंगी आंखों से चीज़ों को देखो। अब ये जो पंक्ति है ये सामान्य नहीं है। चश्मा, रंगीन चश्मा पहनने का आदि, इसमें गूढ़ भाव है और उस भाव को यहाँ पर एकांकीकार ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि भैया, यदि कल्पना करता है, कल्पनाओं में जीता है, तो कल्पना के अंदर जो उमंगें होती हैं, आनंद होता है, उसको छोड़ देना और ऐसा मानना, ऐसा प्रयास करना कि मैं वो कठोर व्यक्ति हूँ जिसके दिल में कहीं कोई दया नहीं है और कठोर भी इतनी, निष्ठुरता इतनी कि हर कोई जो भी देखे वो कठोर मालिक आपको समझे, चाहे कोई कितनी मिन्नत करे उसके बाद भी आप पर असर नहीं डाले। यदि कोई गाकर आपको मोहित करना चाहे, रोकर आपको प्रभावित करना चाहे, तो भी आप प्रभावित नहीं हो, ये आपको करना है। और जीवन को एक तरह से स्वयं को मशीन के रूप में दिन रात मेहनत करते हुए लगाना है और परिस्थितियों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। अब ये सारा उपदेश भोलानाथ की एक तरह से शर्तें कह लीजिए, चाहे उपदेश कह लीजिए, ये सुनाने के बाद चंद्रभान नाम का जो युवक है वो बहुत परेशान होता है, वो घबरा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भोलानाथ उस नौकरी की वो
विशेषताएं बताता है कि इस नौकरी में तुम्हें क्या क्या हासिल हो जाएगा, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अर्थात मकड़ी के जाले की तरह नौकरी का एक जाल भोलानाथ पर फेंक देता है और भोलानाथ उस जाल में फंस जाता है। उसने अपने जीवन के बारे में जो सपने सोचे थे वो सपने भंग हो जाते हैं। इसके बाद भोलानाथ की अर्ध चेतनावस्था को दिखाया है, जिसमें वो सोचता है, खुद को विजेता मानता है। वो कहता है कि आज मेरी एक और जीत हो गई, क्योंकि मैंने उस एक सौंदर्य प्रेमी और बड़े भावुक युवक को, जो प्रेमी हृदय लग रहा है, उसको अपने जाल में फंसा लिया है। इसी अवस्था में एकांकीकार ने दिखाया है कि उसकी जो प्रेयसी है कमला, उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, जो उसकी भावुकता और सहृदयता को याद करा कर उसे कोसती है कि तुम पहले तो ऐसे थे, आज तुम ऐसे हो गए। उन्नति के बाद दिल जो है वो तुम्हारा पता नहीं इतना कैसे कठोर हो गया है कि प्यार नाम की चीज़ जो हृदय में थी उसको छोड़कर तुम किस तरह का निर्वासित जीवन जी रहे हो। सौंदर्य तुम्हें, जीवन के जो और पहलू हैं, जीवन की जो और अच्छाइयाँ हैं, बहुत सुंदरताएं हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। क्योंकि भोलानाथ पहले बड़ा भावुक था, ये भी एकांकीकार ने दिखाया, और साथ ही बहुत गरीब था। तो उसने सोचा था कि पहले मैं अमीर बनूं और उसके बाद मैं फिर प्रेम करूंगा और जो भी सुंदर होगा जीवन में उसे अपनाऊंगा, जिसको मैं चाहता हूं उसके साथ जुड़कर मिलकर और जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन भोलानाथ जो ही अमीर होता है वो बदल जाता है, इन सब पुरानी बातों को वो भुला देता है। और फिर एकांकीकार ने भोलानाथ की चेतनावस्था भी दिखाई है। वो चेतनावस्था में आते ही भावावेश में पहले तो कलर्क से ये कहता है कि यदि चंद्रभान आए तो उसे कह दो कि यदि उसे बचना है तो वह दूर भाग जाए। परंतु जब उसका भावावेश समाप्त हो जाता है तब वो यही कहता है कि मिस्टर चंद्रभान से कह दो कि कल 10 बजे कंपनी के दफ्तर में मिले। काम की जो विस्तृत जानकारी है उसे समझा दी जाएगी। कुल मिलाकर ये बहुत सुंदर और बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से एकांकीकार ने भोलानाथ के जीवन का इस एकांकी के माध्यम से एक विश्लेषण किया है और कोशिश की है कि मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं वो दबा जरूर दिए जाते हैं, अवश्य उनको दबाया जा सकता है, लेकिन उनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो जो मनोभाव हैं वो समय समय पर प्रकट हो ही जाते हैं। इस प्रकार ये जो इस एकांकी में दिखाया है ये पूरे समाज में सभी व्यक्तियों पर ये बात लागू होती है। और कई कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले गरीब थे और उसके बाद में जो ही उनके पास थोड़ा पैसा आया तो वो अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, अपनों का उन्हें ख्याल नहीं रहता, अपने पराये का उनको भेद नहीं रहता और वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। एकांकीकार ने इस एकांकी में ऐसा ही दिखाया है। चंद्रभान जो इस एकांकी का एक युवक है, उस युवक के साथ भी यही, वो भी यूं कहें कि
उसके अंदर योग्यताएं हैं, अंदर आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन उसको भी उसी मकड़ी के जाल में, जीवन रूपी मकड़ी के जाल में किस तरह से फंसाने की यहाँ पर कोशिश की गई। वह जो चंद्रभान है वो सामान्य एक तरह से क्लर्क है, क्लर्क के रूप में अपने वर्ग का प्रतिनिधि है। हालांकि उनको सहायक मैनेजर के रूप में नियुक्ति दी गई है। और यदि एकांकी के हम वर्तमान समय के साथ जुड़ाव की या प्रासंगिकता की बात करें तो इन पात्रों के माध्यम से हम ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं को हर व्यक्ति इस जीवन रूपी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास पहले कुछ नहीं होता और उसके बाद वो दिन रात मेहनत करके या अपने मनोभावों को नियंत्रित करके और मेहनत करते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। और पैसा होने के बाद में उनके अंदर जो मनुष्य के पास स्वाभाविक गुण होने चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे उसके खत्म हो जाती हैं। वो बदल जाता है, पुराने दिन भूल जाता है। ये सब होना नहीं चाहिए। एकांकीकार का इस एकांकी के माध्यम से जो उद्देश्य है वो यही कि भले ही जीवन संग्राम में जीत हासिल करने के लिए मनुष्य अपनी जो अनुभूतियां उसे बहुत पसंद थी उनको दबा जरूर ले, परंतु बाहर से वो अवश्य कठोर और संयमी बन सकता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो जो उसके अंदर राग है, प्रेम है, वो समय समय पर फूटता अवश्य है। और अंत में यहाँ पर यही दिखाया है कि एक स्वतंत्र युवक को भी जीवन के लिए मजबूर होकर उसी सभ्यता का, जिसको व्यापारी सभ्यता या महाजनी सभ्यता कहा जाता है, उसमें किस तरह से जकड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर ने जो एकांकी के लिए उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति इस एकांकी में की गई है। साथ ही आगाह किया गया है कि व्यक्ति को अपने पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए। यद्यपि जीवन में संयम और मर्यादा बनी रहनी चाहिए और प्रगति के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो भाव हैं उनको हमें समय समय पर प्रकट होने देना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। बहुत ही संवेदनाओं का एक सुंदर विश्लेषण इस एकांकी के माध्यम से किया गया है। जो आज का उच्च वर्ग है वो किस तरह से संवेदनहीन होता जा रहा है, उसको भी एक सांकेतिक रूप में चित्रित करने की कोशिश यहाँ पर माथुर साहब ने की है। और भोलानाथ उसी धनी वर्ग का एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने है, जो धन कमाने के लिए अपनी भावनाओं पर किस तरह से कुठाराघात करता है। और आज कोई एक भोलानाथ नहीं है, हमें समाज में कई भोलानाथ इस तरह के देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिए धन और ऐश्वर्य से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ईश्वरीय गुण, जो प्रेम, सुंदरता, भावुकता, ये सब इनके जीवन के लिए अर्थहीन हो जाती हैं। और ये दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं इस तरह से समाज में प्रेम का अभाव होता जाता है और जीवन में कठोरता आ जाती है। और वर्तमान समय में हमें ये सब देखने को मिल रहा है, महसूस हम करते हैं समय समय पर। धन के साथ किस तरह से
पैसे वाले लोग अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। इस एकांकी में भी भोलानाथ का एक कथन देखिए कि गरीबी के खंदक से मैं अमीरी के महल की चोटी तक पहुंचा हूं। अमीरी के महल की चोटी तक, यानी मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। जब चंद्रभान नौकरी मांग रहा है तो भी देखिए किस तरह से घमंड से बात की जा रही। मिस्टर चंद्रभान, अगर मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो इस बात को सुनकर आपको जगह तो क्या बैठने भी नहीं देता। ये साफ साफ इस बात का प्रतीक है कि भोलानाथ पैसे आने के बाद में किस तरह से बदल गया है, किस तरह से अपने को बहुत बड़ा आदमी मानने लगा है। मानवता को धीरे धीरे वो भूल रहा है। इस एकांकी में ये संदेश भी है कि मनुष्य अपनी सामान्य जिंदगी को भूलकर जिंदगी को उस मकड़ी के जाल में फंसा लिया है जहां हमारा जीवन मशीन की तरह बन गया है। हम मशीनी जीवन जी रहे हैं केवल आगे बढ़ने के लिए और सब कुछ पाने के लिए। तो इस एकांकी में बहुत सारी ऐसी सामाजिक विसंगताएं जो अब समय के साथ बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, उनका बहुत ही एक डरावना चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किस तरह से दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोग प्रगति और बड़प्पन में ही जी रहे हैं, उनको ही अपने जीवन का उद्देश्य मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। एकांकी का उद्देश्य जो तथाकथित धनी वर्ग है उनका जीवन किस तरह से यांत्रिक होता है, यंत्र की तरह होता है, किस तरह से वे लोग संवेदनहीन होते हैं और जो वैभव है उनके पास, ऐश्वर्य ठाट है, उसका उन्हें कितना अभिमान होता है। ये सब कुछ मकड़ी का जाला में दिखाया गया है और हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी पूर्णतः सफल है।